नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छी तरह से होंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम दुमका डिस्ट्रिक्ट झारखंड के रहने वाले हैं। और ये जो कहानी इनके साथ बनी थी, घटना बनी थी, साल था 2004 का। तो हुआ क्या था पुरुषोत्तम जी के साथ में, आइए चल करके पता करते हैं इनकी इस कहानी में। दोस्तों, ये बात थी साल 2004 का, जब मैं अपने गांव में रहा करता था। पढ़ाई लिखाई, खेती गृहस्थी, हाँ ऐसे ही हमारा काम था। हमारे जो परिवार था अब खेती गृहस्थी पर ही निर्भर था, लेकिन हमारे चाचा वगैरह अब शहर में जॉब किया करते थे। हाँ, मैं उन दिनों अब एक तरह से ट्यूशन लगा रखा था। अब इंग्लिश का, अंग्रेजी मेरी कमज़ोर थी। तब मेरी उम्र लगभग 20 साल की थी। अब शहर में कोई काम धंधा करना है, कोई नौकरी करनी है, तो अंग्रेजी तो ज़रूरी है ना। अंग्रेजी कमज़ोर होने की वजह से मुझे लगने लगा था कि ना, अंग्रेजी की पढ़ाई अब मुझे करनी चाहिए। इसके बाद गांव में ही, अपने गांव में नहीं, अब एक कस्बा था, अब वहाँ पर मैं जा कर के ट्यूशन लेने लगा था। उस ट्यूशन में और भी बच्चे आते थे। अब उसमें एक लड़की थी जो उस ट्यूशन में, वो भी अंग्रेजी सीखने के लिए आती थी। और मेरे ही टाइम में, मेरे ही समय में वो भी ट्यूशन पढ़ने आती थी। जब मैंने उसको पहली नज़र देखा था ना, तो कम उम्र होने के कारण भी मुझे उससे प्यार हो चुका था। हालांकि मुझे ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी, 20 साल था। एक तरह से उस प्यार को मैं कच्चा ही समझता था। अचानक उस चेहरे से मुझे प्यार सा हो गया था। अब मैं तो उसे लड़की से दोस्ती करने लगा था। और धीरे धीरे करके वो लड़की मेरी दोस्त बन चुकी थी। अब हम लोग, अब जब भी मौका मिलता, आपस में हंसी मजाक करते, एक दूसरे को प्यार का इजहार करते, लेकिन हमें कभी एकांत में मिलने का समय नहीं मिलता था। अब ट्यूशन क्लास थी, वो अपनी साइकिल से आती थी, मैं अपना साइकिल से जाता था। और उसका जो गांव था ना, हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। 1.5 किलोमीटर की दूरी में बीच में हमारा खेत खलिहान भी था। और मुझे अब खलिहान खेत में जाने का मौका मिलता था, लेकिन वो लड़की मैंने वहाँ पर आज तक देखा नहीं था। अब मुझे उससे जिस्मानी रिश्ता अब एक तरह से बन नहीं पाया था, मौका ही नहीं मिला था। लेकिन मैं जुगाड़ लगाता रहता था, कब एकांत मिले, कब उस लड़की को मैं अपनी बाहों में लूँ। ऐसा मैं अब बरबस इसी ध्यान में डूबा रहता था। अब उस गांव के अन्य लड़के भी उसी ट्यूशन में आते थे पढ़ने के लिए, और वो हम पर नज़र रखते थे। और कई लड़के तो ऐसे मुझे घूरते थे जब मुझे खा जाएंगे। मुझे उनकी आंखों को देख करके डर लगता था कि कहीं ये हमारे गांव में खबर ना फैला दे कि मैं इस लड़की से दोस्ती कर रखा हूँ और प्यार करता हूँ। अगर ही मेरे माता पिता को खबर लग गई ना, तो मेरी तो अच्छी तरह से धुनाई कर देंगे कि तू पढ़ाई करने जाता है अंग्रेजी सीखने के लिए, कि लड़की से प्यार करने जाता है। इसलिए मैं चुपचाप रह जाता था। जब भी मौका मिलता और हम दोनों साथ हो जाते थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद हम अलग अलग अपने रास्ते पर चल देते थे, ताकि कोई किसी को संदेह ना हो। आखिरकार एक मौका मुझे मिला था, और उस मौके का हम फायदा उठाना चाहते थे। लड़की भी राजी, मैं भी राजी, और हम एक खेत में पहुंच चुके थे। साइकिल किनारे पर अब एक तरह से छिपा कर रख दिया था, लेकिन उसी गांव के लड़के जो काफ़ी दिनों से नज़र लगा कर रखे थे, और वो हमारी पीछा करते हुए उस खेत तक आ चुके थे। जब हम उस पोजीशन में थे, तभी अचानक उन्होंने एक तरह से अब खेत के अंदर घुसने लगे थे। हम जल्दी जल्दी वहाँ से अपनी जान छुड़ा के भागे। दिल तेजी से धड़क रहा था, मैं दूसरी साइड और लड़की दूसरी साइड, ताकि अगर कोई पकड़ा भी जाए ना,
तो एक साथ कोई ना हो। अब भगवान का किस्मत, एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने मेरी अच्छी किस्मत दी थी कि उस दिन हम दोनों के दोनों पकड़े नहीं गए और हम अपनी अपनी साइकिल लेकर के निकल चुके थे। और इसके बाद हमारा दिल तेजी से धड़क रहा था कि ये बात हमारे परिवार वालों को पता लग गया तब तो मुझे छठी का दूध याद दिला देंगे। और इस घटना के बाद सही बताऊं कि वो लड़की ट्यूशन आना छोड़ दिया था। हाँ, मैं तो एकदम उस लड़की के प्यार में ऐसा दीवाना हो चुका था कि आंखें उसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैं किससे पूछता कि लड़की क्यों नहीं आ रही है। लेकिन मुझे अब इतना ही पता चला कुछ महीनों के बाद कि वो लड़की शायद शहर चली गई है। अब वो दोबारा इस जगह पर ट्यूशन पढ़ने नहीं आएगी। मैं बहुत उदास हो गया था, लेकिन धीरे धीरे उदासी से उभर चुका था। अब मेरा जो ट्यूशन था ख़त्म भी हो चुका था। अब फिर हमारा खेत गृहस्थी में अब एक तरह से मन लग चुका था। मेरे पिता समझाते थे कि क्या किसी को नौकरी करने जाओगे, हमारे पास इतनी ज़मीन है, अब इसी में तुम अच्छी ढंग से खेती बाड़ी करो तो नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे दिमाग में बैठ चुका था। मैं सोचा था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और नए तरीके से खेती करूँगा ताकि उपज भी अच्छा हो और आमदनी भी अच्छा हो। और इसके बाद मेरा सारा ध्यान फोकस अब अपने खेत की तरफ चला गया था। नए नए अब मैं खेती करता था और हमारे परिवार के लोग मेरा साथ देते थे। खैर, मैं बताऊं कि 2 साल के बाद जब मैं 22 साल का हो गया था ना, तो मैं उसी खेत के अब आसपास में अपना मंडराता रहता था, खेती गृहस्थी अपना देखता रहता था। लेकिन शाम के टाइम होते ही मैं अपना घर लौट आता था। अब गांव में कुछ अफवाह ऐसी फैल गई थी कि जहाँ पर मेरा खेत है ना, खेत के थोड़ी दूरी पर एक नदी है और नदी के पास में कोई लड़की जो भटकती रहती रात में। हमारे गांव के अब कुछ लोगों को वो लड़की दिखाई दी थी और वो लड़की एक तरह से हमारे गांव वाले को पीछा किया था, दौड़ा दिया था। लोग बाग डर करके भाग लिए थे, जान बचा करके, और कहने लगे कि कोई चुड़ैल अब उस जगह पर आ चुकी है और रात भर उस जगह पर इधर उधर खेतों में घूमती रहती है। सही में अफवाह तो अफवाह ही होती है, अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। अब हमारे घर के लोग भी उस अफवाह में आ चुके थे। अब मुझे भी चिताते थे कि पुरुषोत्तम, शाम होते ही घर लौट आना, देर रात तक खेत में रहने की जरूरत नहीं है, जान है तो जहान है। मुझे डर था कि हमारे खेतों को पशु अब नुकसान न पहुंचाए, लेकिन माता पिता अब मुझे डांटते थे कि नहीं पुरुषोत्तम, सबका खेत है, तुम्हारा ही नहीं है। अगर सबका नुकसान होगा तो अपना भी होगा। अब जान है तो जहान है बेटा, वहाँ पर चुड़ैल रात को घूमती रहती है और तुम्हें अब खेत के पास में रात में कभी जाने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह करते करते करीब 1 साल और बीत चुका था। मैं 23 साल का हो चुका था और वो जो प्यार था ना जाने कब कहाँ अब एक तरह से गुम हो चुका था। लड़की कभी दोबारा दिखाई नहीं दी। अब फिर मैं तो उसको भूल ही चुका था। 23 साल का उम्र हो चुका था और हमारे खेत में ट्यूबवेल था और ट्यूबवेल अचानक पानी देना बंद कर दिया, खराब हो गया। अब मिस्त्री को बुलाया गया और तब वो कहने लगा कि पूरी पाइपलाइन उखाड़नी पड़ेगी, नीचे का पाइप फट चुका है। अब मिस्त्री आए और उस पाइपलाइन को उखाड़ कर रख दिए। लेकिन अचानक जो मिस्त्री हमारे यहाँ काम कर रहा था, अब उसके घर में किसी का तबीयत अचानक बिगड़ चुका था और वो सारा काम छोड़ करके और अपने घर की तरफ चला गया कि बाबू, अब हम अपने परिवार को अब हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अब परिवार हमारा अच्छा हो जाएगा तो हम लौट आएंगे, 1 आध दिन जरूर लगेगा। अब इसके बाद पाइप वगैरह मशीनरी वगैरह सब बाहर में पड़ा हुआ। शाम हो गई। अब हमें चिंता सताने लगी कि अब कैसे छोड़ के जाएं हम। अपने खेत में खुला पाइपलाइन है, सब कुछ है, मटेरियल है। अब इतना आसान नहीं था कि सारा इतनी दूर गांव में लेके आया जाए। और तब तक जो अफवाह थी चुड़ैल वाली, वो शांत हो चुकी थी।
अब कुछ गांव के लोग अपने खेतों को रखवाली भी किया करते थे। और मैं सोचा कि जब हमारे गांव के लोग यहाँ पर रखवाली कर रहे हैं, रात में झोपड़ी बनाकर रहते हैं, पशुओं से अपने खेत को रक्षा करते हैं, तो मुझे भी कर लेना चाहिए। अब डर क्या बात है, अफवाह तो खत्म हो चुकी। अब मैं अपने ये बात अपने माता पिता से कहा। अब माता पिता तो कुछ देर मना करते रहे, और तब मैंने कहा देखो चाचा भी अब वहाँ झोपड़ी लगा कर रहते हैं, अगर चुड़ैल होती तो उनको पकड़ लेती ना। अरे ये अफवाह है, अफवाह ऐसे ही फैलती है, आखिर चुड़ैल कहाँ चलेगी, अब हमारे गांव के लोगों को दिखाई क्यों नहीं देती है। जरूर किसी ने अफवाह फैलाई थी। अब इसके बाद हमारे घर वाले अब एक तरह से मुझे अब रोके नहीं और कहने लगे कि बेटा सावधानी से। अब मैं उस खेत में ट्यूबवेल के कमरे के पास में अब एक अपना घर से चारपाई लेके गया था। अब वहाँ चारपाई बिछा करके, अब गर्मी का टाइम था, आसमान में चांद में खिला हुआ था, और रात के टाइम जब रात के 12 बज जाता ना, तो चाहे कितनी गर्मी हो, लेकिन 12 बजे के बाद नदी की तरफ से जो ठंडी ठंडी हवा आती थी ना, उसका आनंद ही अलग था। और वो ठंडी हवा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब खेतों का नज़ारा रात के समय में बहुत मुझे भाता था, और वो भी चांदनी रात में। और उस रात में बड़े मौज से चारपाई पर लेटा हुआ था, रात का चांद का नज़ारा ले रहा था। आधी रात हो चुकी थी, ठंडी ठंडी हवा मेरे शरीर को छू रही थी, और मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था। अब ऐसा लगने लगा था कि बस थोड़ी देर में मैं मस्त नींद में सो जाऊंगा। और तभी मुझे लगा कि मेरी खेत के पगडंडी की तरफ से कोई गुजर रहा है। अब इतनी रात को कौन हो सकता है भाई? क्या कोई चोर उचक्का है जो हमारी ट्यूबवेल की पार्ट को चुराना चाहता है, लोहा लंगड़ को, पाइप को? मुझे लगा कि हाँ, जरूर ऐसा ही होगा। अब कई लोगों को नज़र में आ चुका है कि उस खेत के ट्यूबवेल को बाहर निकाला गया है। शायद वो लोहा लंगर चुराने के लिए हमारे खेत की तरफ आ रहे होंगे। मुझे तो पहली नज़र में ही लगा। और इसके बाद मैं अपनी चारपाई से उठ गया था और अपने खेत में जो फसल लगा था, छिपते छिपाते उस पगडंडी पर के पास चला गया था। और उधर से जो मैं देखा ना, तो मैं दंग रह गया था। वो कोई पुरुष नहीं, वो एक लड़की थी जिसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। सफ़ेद कपड़ा में किसी परी के समान दिखाई दे रही थी चांदनी रात में, और हमारी तरफ आ रही थी, उसी पगडंडी पर जिस पगडंडी के पास में अपने फसलों के अंदर छुपा हुआ खड़ा था। मैं उस लड़की का एक तरह से इंतजार कर रहा था कि ये लड़की कौन है, और इतनी रात को इस खेतों के एरिए में घर क्या रही है, किस गांव की है, ये मेरे गांव की है कि पड़ोस की गांव की है। अब मैं जब तक उसके नज़दीक से चेहरा नहीं देखता, तब तक मैं पहचान नहीं सकता था। आखिरकार वो लड़की अब हमारे पास बिल्कुल थोड़ी ही सी दूरी पर गुजरने लगी। और चांद की रोशनी में जब मैंने उस लड़की को पहली नज़र में देखा, तो मेरा दिल तेजी से धड़क उठा था। वो लड़की तो मेरी सहेली थी जिसके साथ मैंने पहला प्यार किया था। मुझे अब उसको देख करके ना जाने दिल की धड़कन अचानक बढ़ चुकी थी। अब मैं उसका नाम लेकर के आवाज मार दिया। अब मेरी आवाज सुनकर के वो लड़की जो जा रही थी थम गई, मेरी तरफ पलट करके देखने लगी। मैं तो खेतों के अब फसलों के अंदर छिपा हुआ था। अब मैं उसको अच्छी तरह से देख रहा था, लेकिन लड़की शायद मुझे देख नहीं पा रही थी। अब मैं अपनी सहेली को देख करके इतने सालों के बाद मैं एकदम हैरान था कि वो तो शहर चली गई थी, क्या वो लौट आई है? मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं था, और ये मौका भी बहुत शानदार था। ये लड़की कहाँ जा रही थी भाई आधी रात के वक्त? मैं अपना जो खेतों में छिपा हुआ था फसलों के बीच, मैं अब पगडंडी पर बाहर निकल आया। अब मैं उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, बेधड़क, बेझिझक, बिना डरे हुए कि ये तो मेरी एक तरह से प्रेमिका है। मैं तो इससे प्यार करता था, ये भी मेरे से प्यार करती थी, और आखिरी मिलन हमारी खेतों के बीच में हुआ था। इसके बाद वो कभी मुझसे मिली नहीं।
इसके बाद शायद वो शहर चली गई थी। मैं जब उसको पुकारता हुआ उसके नज़दीक पहुंचा तो वो मुझे हैरानी से देख रही थी, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। शायद वो पहचान नहीं पा रही थी क्या। तब मैं अपना खुद परिचय देते हुए कहने लगा, भूल गई मुझे क्या? मैं हूं पुरुषोत्तम। याद करो उस दिन को जब हम खेतों के बीच छिपे हुए थे और तुम्हारे गांव के लड़के हमारे पीछा करते हुए उस खेत तक पहुंच गए थे। याद आया? तब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ाई थी। अरे पुरुषोत्तम, तुम यहाँ पर रहते हो रात के टाइम भी? तब मैं कहने लगा, नहीं नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरा ये खेत है। अब मेरा ट्यूबवेल खराब हुई पड़ी है। अब अचानक मिस्त्री के परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गया और तब मुझे रात को रुकना पड़ा। तुम अपनी बताओ, तुम रात को कहाँ घूम रही हो आधी रात के वक्त में? तब अचानक वो चुप हो गई। अब वो आसमान में चांद की तरफ देखने लगी। अब मैं उससे पूछ रहा था कि बताओ ना, तुम 3 साल तक कहाँ थी? तुमने मुझे मिले नहीं, ना मिलने का कोई चेष्टा किया। कहाँ रहती हो तुम? इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ आसमान की तरफ चांद को निहार रही थी। हवा जब चलता तो उसके खुले हुए बाल लहराने लगते थे। और वो तो मेरी प्रेमिका थी और उस पर मेरा एक तरह से हक भी था। मैं उसके पास पहुंच गया और उसकी हाथ अपने हाथ में जब लिया ना, तो मेरे शरीर में एक सनसनाहट सी मौजूद हुई। जैसे लगा कि हल्की करंट की वोल्टेज मेरे शरीर के अंदर में प्रभावित होने लगी है। मुझे जरा अटपटा सा लगा और तब तक उसने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया था और कहने लगी, पुरुषोत्तम, मैं तुझे देख करके बड़ा खुश हुई। आखिरकार हम मिल ही गए ना। चलो कहीं अच्छी जगह देख करके बैठ करके हम बात करते हैं। मैं कहने लगा, चलो मेरे खेत में चारपाई बिछी हुई है, ट्यूबवेल है, साफ सुथरा एरिया है, वहां पर हम आराम से बैठेंगे और फिर बातचीत करेंगे। लेकिन तुमने बताया नहीं कि रात के टाइम में कहाँ तुम घूम रही हो। तब वो कोई, मुझे लगा कि बहाना ही बना रही है, और कहने लगी कि मेरी 3 बकरियां गायब हो गई है घर से। अब मैं उसी को ढूंढती हुई अब मैं इधर उधर घूम रही हूँ। मुझे उसके बाद पर अब अंदाजा लगा लिया था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैं अब क्या बताऊं, मेरी प्रेमिका मुझे मिल गई थी और वो भी मेरे सामने खड़ी थी। अब मैं उस जगह पर अब ये मौके का फायदा भी उठाना चाहता था। मैं अब हाथ पकड़े पकड़े हम दोनों लोग अब अपनी खेत के बीच जहाँ ट्यूबवेल था और वहाँ चारपाई बिछा रखी थी, वहाँ पर हम आ गए। अब हम दोनों चारपाई पर बैठ करके एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अचानक उसकी आंखों में आंसू झलकने लगा था। अब मैं कहने लगा, अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? कोई दुख है, तकलीफ है? मुझसे बताओ, मैं उस दुख तकलीफ को कम करूंगा। कोई मदद होगा तो वो भी करूंगा। तब वो मुझसे लिपट गई थी, लेकिन उसके आंसू अभी भी निकल रहे थे, हिचकियां ले रही थी। कहने लगी कि देखो पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती थी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं पुरुषोत्तम, मेरे हाथ में अब बात नहीं रही थी। तभी तो हम इतने दिनों के बाद मिले हैं। अब इसके बाद मैंने उसको शांत कराया। अब फिर हम एक तरह से अब बड़े दिनों के बाद मिले थे और ये पहली टाइम था कि हम लोग एक चारपाई पर रात का मौके का फायदा उठा रहे थे। और मुझे वो भी दिन याद था जब हम खेत में गए थे और तब हमें वो मौका मिल नहीं पाया था उस लड़कों के कारण से। अचानक वो शोर करने लगे थे, इसी वजह से हम लोग दोनों ये अब भाग चले थे उस जगह से। और आज वो मौका हमारे सामने अब मिल रहा था। बड़े हम दोनों लोग खुश थे। इसके बाद हम लोग घंटों तक बतियाते रहे। मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता था, लेकिन वो ज़्यादातर गोलमोल ही जवाब देती थी और फिर हम नए विषय पर बात करने लगते थे। आखिरकार सुबह के 3 बज चुका था और तब वो कहने लगी, पुरुषोत्तम, मुझे अब जाना पड़ेगा। घर वाले अब मुझे ढूंढ रहे होंगे। देखो, बकरी तो मिली नहीं, अब मैं क्या करूँगी? तब मैं कहने लगा, जरूर बकरी अपने घर पहुँच गई होंगी।
बकरी अपने घर का रास्ता जानती है। जाओ, हो सकता है घर तुम्हारे बकरी पहुंच गई हो, और कल क्या तुम आओगी? तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या तुम कल यहीं पर आओगे? तब मैंने कहा, हाँ, अभी तो जब तक मिस्त्री नहीं आ जाए और तब तक मेरा रात में अड्डा तो यहीं रहेगा। अगर तुम्हें मौका मिलता है तो तुम इस जगह पर आ जाना और फिर हम घंटों बतियाते रहेंगे। वो लड़की मुस्कुरा करके और वादा करके गई कि हाँ पुरुषोत्तम, मैं कोशिश करूंगी कि मैं रात को आ जाऊँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। मैं बहुत खुश था। और इसके बाद जब 3 बजे मैं सोया ना, बड़ा मस्त नींद लगी थी। सुबह में 7 बजे जब मेरे पापा आ करके आवाज़ लगाने लगे, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, क्या सोता ही रहेगा? उठ जा बेटे, जा घर पर ब्रश वश कर, दातुन कर, नहा धो, तब तक मैं खेत में हूँ। अब तो मैं बेहद खुश था। मेरी प्रेमिका मुझसे मिल चुकी थी, आज जिसके लिए अब एक तरह से अब जान छिड़कता था, और वो लड़की मेरे सामने आ चुकी थी। मैं बेहद खुश था। दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा था। घर गया तो मेरे खुशी के मारे पैर एकदम उछल रहे थे। मेरी माँ, मेरी बहनें कह रही थी कि पुरुषोत्तम, बात क्या है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। और तब मैं कहने लगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और तब मेरी मम्मी खोद खोद के पूछने लगी कि क्या बात है बेटा, बड़ा तू आज खुश नजर आ रहा है, रात में अब सही रहा ना तुम्हारा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं रही? और तब मैं कहने लगा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। और तब माँ कहने लगी, कहीं वो चुड़ैल तेरे को नज़र तो नहीं आई? मैं कहने लगा, माँ कैसी बात करती हो, चुड़ैल कहाँ पर है? मुझे तो कहीं पर चुड़ैल नज़र नहीं आई। माँ माँ ही होती है। और कहने लगी कि बेटा, जो गांव के लोग बताते हैं ना, झूठी बात नहीं है, जरूर वो चुड़ैल वहीं आसपास में होगी, बेटा बच के रहना। और तब मैं माँ को समझाने लगा कि माँ, चुड़ैल होती तो गांव के चाचा उस खेत में वो भी रुकते हैं, कई लोग गांव में रखवाली करते, तो क्या उनके पास में चुड़ैल नहीं आती? उन्हीं से जाके पूछ लेना। अब एक तरह से मैं अपने माँ को समझा चुका था। रात को इंतजार करने लगा कि कब रात होगी, कब शाम ढलेगी, कब मैं खेत में जाऊंगा, कब वो लड़की मेरे सामने आएगी। अब मैं तो एक तरह से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, वो मिस्त्री अभी हमारे खेत पर ना आए, ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहे ताकि मुझे खेत में रुकने का बहाना मिल जाए। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी और आज भी मिस्त्री नहीं आया था। शायद उसका परिवार के जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे वो स्वस्थ नहीं हुए थे। आखिरकार खाना वाना खा करके अब मैं मस्त अपना खेत में गया। अब अपने खेत में इधर से उधर घूम रहा था। उस डगर पर न जाने कितनी बार घूम चुका था जिधर से वो लड़की आती थी, और तब तक वो लड़की नजर नहीं आई थी। आज भी आसमान में चांद खिला हुआ था। आखिरकार मैं चारपाई पर आकर बैठ गया। रात का इंतजार करने लगा कि कब आधी रात होगी, कब लड़की आएगी। आखिरकार रात के 12 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब मैं चारपाई से ना जाने कितनी बार उठ उठ करके उस पगडंडी पर चला गया था कि लड़की की एक झलक देखूं आते हुए, लेकिन वो लड़की मुझे नजर नहीं आई। आखिरकार जब मैं अपने चारपाई पर लौट करके जब आया ना, तो मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। मैं क्या देखता हूं कि वही वेशभूषा, वही सफेद कपड़ों में खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे हैं, और वो लड़की चारपाई पर बैठी हुई मेरा अब एक तरह से इंतजार कर रही है। जब अपनी प्रेमिका को अपनी चारपाई पर देखा ना, तो मैं तो खुशी के मारे अब क्या कहूँ, मैं वो शब्द नहीं आ रहे, मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ। दौड़ते हुए अब मैं उसके अपनी बाहों में भर लिया था, और वो भी मेरी बाहों में समा चुकी थी। सारी रात हम प्यार करते रहे। आखिरकार 3 बजते ही वो लड़की अब मेरी आगोश से निकल चुकी थी और कहने लगी, पुरुषोत्तम, अब मैं जा रही हूँ, अगर मौका मिला तो मैं कल फिर आऊँगी, क्या तुम अब कल भी रहोगी? और तब मैं कहने लगा कि कोई पता नहीं, अगर वो मिस्त्री आ गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, और तब तो मैं अपने घर पर रहूँगा। लड़की उदास हो गई। अब मन में शायद कुछ सोच रही थी। अब फिर सोचते हुए कहने लगी कि नहीं, वो मिस्त्री अभी 2-3 दिन तक नहीं आएगा, मुझे ऐसा ही अंदाजा लग चुका है। मैं
रात को आऊंगी। वाकई में हम 5 रातों तक अब उसी चारपाई पर अब एक तरह से अपनी प्रेमिका से मिलता रहा। और जैसी लड़की बोली थी ना, वैसी मिस्त्री अभी तक हमारे पास में नहीं आया था। मैं बड़ा खुश था। घर लौटता तो खुशी से भरा रहता, चेहरे पर एक तरह से खुशी झलकती रहती थी। अब मेरी माँ अब मेरा बहुत ध्यान रखती थी। और जब मैं मुझे इतना खुश देखती थी ना, तो टोक देती थी, कहती कि सब कुछ रात में ठीक रहा ना बेटा, वो चुड़ैल तुझे नजर तो नहीं आई ना। और तब मैं माँ को कहता कि माँ कैसी बात करती हो, आज के साइंस के युग में अब वो चुड़ैल कहाँ रहती होगी माँ, अब वो चुड़ैल अब पुरानी जमाने की बात हो गई है, अब उससे बाहर निकलो। माँ को मैं समझा देता था। 5 रातों तक मैं उससे मिलता रहा और आखिरकार वो लड़की कहने लगी कि देखो, कल हमारे पास में आखिरी रात है, परसों वो तुम्हारा मिस्त्री आ जाएगा। और तब मैंने पूछा उससे कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो उस मिस्त्री का नाम भी नहीं जानती हो, कौन सी गांव का है वो भी नहीं जानती हो। और तब वो मेरी प्रेमिका मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं एक ऐसा विद्या जानती हूँ जिससे मैं जान सकती हूँ कि वो आएगा कि नहीं आएगा। मुझे अब मालूम है कि कल तक हमारे पास में वक्त है, अब परसों वो मिस्त्री जरूर आ जाएगा। मैं उसकी विद्या पर बड़ा हैरान था। अब मुझे तो लग रहा है कि वो मजाक ही कर रही है, अंदाजे में सब कुछ बोल रही है, लेकिन मैं बहुत खुश था। अब कल का रात भी मुझे मिलने वाला था उसके अनुसार, और वो कल की रात भी अब आ चुकी थी। दिन भर मैं खुशी के मारे झूमता रहता, मुझे बड़ा मस्ती सूझता था। अब मेरी माँ जो मुझ पर निगाह रखा करती थी, उसको कुछ शक होने लगा था कि मेरा बेटा कहीं अलग तो नहीं जा रहा है, कहीं बिगड़ता तो नहीं जा रहा है। इतनी खुशी तो इसके चेहरे पर कभी रहती नहीं थी। जब भी घर में आता था खेत से, थका मंदा आता था और आते ही खाना खाता था और सो जाता था। लेकिन जब से ये खेतों पर जा रहा है रात को सोने के लिए, रखवाली करने के लिए, और तब से इसके चेहरे पर एक तेज नजर आता है, हमेशा उछलता रहता है, खुशी में झूमता रहता है। अब माँ को ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही थी। माँ ने ये बात मेरे पिता से बताई। पिता तो पहले माँ को समझाए कि अरे बच्चा है, अब इसके खेलने कूदने का दिन है, ये खुश नहीं होगा तो क्या हम तुम होंगे, कैसी बात करती हो। लेकिन माँ ही थी और वो चिंता जाहिर कर रही थी और कहने लगी कि नहीं, इस पर नजर रखने की जरूरत है। ये रात में अब कैसे रहता है, एक बार तुम जाकर रात में चेक करो ना, जब आधी रात हो जाती है तब इस पर एक नज़र डाल के आओ, इतना तो कर ही सकते हो। अब मेरी माँ ने मेरे पापा को अब अच्छी तरह से कान भर दिया था कि आधी रात होने के बाद एक बार जाओ और देख के आओ कि मेरा बच्चा सही सलामत सो रहा है कि नहीं सो रहा है। आखिरकार वो रात आ चुकी थी और हम प्रेमी प्रेमिका उसी खाट पर मगन थे। और उधर जो मेरे पापा थे ना, अब घर से निकल चुके थे। जब वो खेत में पहुंचे, फसलों के बीच से अब चारपाई की तरफ देखते हैं जहां मेरा ट्यूबवेल था, और वो देख करके अब एक तरह से हैरान रह गए थे। उनको तो वो लड़की नजर नहीं आई थी, लेकिन मेरा जो अब तरीका था वो देख करके जरूर हैरान हो गए थे कि लड़का अकेले में कर क्या रहा है, ये उछल रहा है, कूद रहा है, क्या कर रहा है ये चारपाई पर। आखिरकार आप हमारे पास में आ गए। आज जब आए ना तो एकदम मैं सन रह गया था, मेरा बदन कांप गया था। और तब मैं देखा वो लड़की अब हमारी चारपाई से उठ करके दूर जा करके ट्यूबवेल के दीवार के पास चिपक गई थी। मेरे पापा कह रहे थे कि तू सोता है कि उछल कूद करता है, ये कर क्या रहा था। मैं काफी देर से तेरे की आवाज कर रहा था, क्या क्या हो रहा है ये, यहां तो कोई है नहीं, ये सब। अब सही में मैं शर्म से डूब चुका था कि मेरे पापा ने शायद देख लिया है क्या लड़की के साथ में। मैं एक तरह से अब लगा कि मैं अब क्या करूं, अब क्या करूं। पापा अनाप शनाप बक रहे थे, तू पागल हो गया, ये हो क्या रहा है यहां पर। अब मुझे लगा कि पापा ने सब कुछ देख लिया है। अब मैं एकदम डर गया था।
मेरे मन में आया कि अब बता ही दूं कि मेरी प्रेमिका है। और तब मैं कहने लगा, पापा मैं किसी और के साथ में नहीं, मैं अपनी प्रेमिका के साथ में था। और उसे मैं हम आपस में बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और कुछ थोड़ी कर रहे थे। देखो वो खड़ी है। पापा उस तरफ देखे, शायद उनको कुछ नजर नहीं आया और कहने लगे, क्या क्या बोल रहा है तू? कौन सी लड़की की बात कर रहा है? यहां तो कोई लड़की है नहीं, तुझे हो क्या गया है? वाकई में वो पल मेरे लिए डराने वाला था। पापा कह रहे थे, कहाँ है लड़की, दिखा मुझे। और तब तक मैं देख रहा था लड़की उसी दीवार पर चिपकी हुई थी और वो भी लग रहा था कि डरी हुई है। आखिर मैं इशारा किया उंगली से कि पापा वो मेरी दोस्त है, जब हम ट्यूशन जाया करते थे ना अंग्रेजी पढ़ने के लिए, और तब से वो मेरी दोस्त है। अब हमारा दोस्ताना रिश्ता है, आप गलत मत समझिएगा। पापा हैरान थे, बड़ी बड़ी आंखें हो चुकी थी और कहने लगे, मुझे दिखा, मुझे दिख नहीं रही, कहाँ है? और तब मैंने उंगली दिखाया कि पापा दीवार के साथ में दरवाजे पर देखो, चिपकी हुई खड़ी है, डरी हुई है। आप एक बार बोल दो कि डरने वाली बात नहीं है। पापा तो विस्मय में थे, हैरान भरे हुए थे। अब उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, कभी मेरी तरफ देखते और कभी ट्यूबवेल का दीवार को देखते। आखिरकार उनको कुछ समझ में नहीं आया। अब फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि चल घर पर, बहुत हो चुका है, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है। मैं अपने आप को अब उस लड़की से दूर होता देखता जा रहा था। लड़की अभी भी दीवार पर आप जैसे चिपकी हुई है, डरी हुई दिखाई दे रही है। अब मैं उससे बोल रहा था कि तुम घर चली जाओ, तुम घर चली जाओ, मैं फिर कभी मिलूंगा। ना जाने मैं ऐसे क्या क्या अनाप शनाप बोल रहा था, जो भी दिल में आ रहा था अब मैं उसको बोलता जा रहा था। अब पापा उतनी तेजी से मेरी हाथ को पकड़ करके अब गांव की तरफ ले चले थे। जब हम घर पहुंच गए ना, माँ ने दरवाजा खोला और तब मेरे पिता सब कुछ बताने लगे कि पूछो अपने बेटे से, ये तो पागल हो गया है, ऐसी ऐसी बातें बहकी बहकी कर रहा था। और जब मैंने देखा ना, विश्वास नहीं कर पाओगे, ये अपने आप उछल रहा था, इधर से उधर झूम रहा था। ये कर क्या रहा है तुम्हारा बेटा? कह रहा है वहां पर एक लड़की थी, वो मेरी दोस्त है। माँ सब कुछ समझ चुकी थी और उसको शायद पहले ही शक हो गया था कि मेरा बेटा गलत जगह पर जा रहा है। और तब माँ कहने लगी, बेटा कौन है लड़की? और तब मैंने बताया कि मेरी ट्यूशन की दोस्त थी। वो कैसे आ गई रात के टाइम में? तरह तरह के सवाल अब एक तरह से मेरे पर डालने लगी थी माँ। हाँ, मैं हर सवाल का जवाब दे रहा था। आखिरकार माँ को समझ में आ चुका था कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। अब सुबह तक हम अपने घर में रहे बड़े आराम से। माँ ने मुझे अब बहला फुसला के सुला दिया था और सुबह होते ही मेरे पापा दूर निकल चुके थे। जब वो लौटे ना तो 10 बज रहा था दिन का। हाँ, ले करके एक साधु बाबा को लेके आए। अब एक तरह से वो साधु बाबा तांत्रिक थे और तंत्र मंत्र काम करते थे। अब मेरी माँ ने मुझे दिखाया कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, खेतों में एक लड़की दिखाई देती है, ये कहता है। और जबकि इसके पापा गए थे, वहाँ पर कोई लड़की नजर आई। ये सब चक्कर क्या बाबा? कहीं वो चुड़ैल का चक्कर तो नहीं है? अब बाबा जो थे अब झाड़ फूक मेरे साथ में करने लगे थे, कहा जाए तो। और इसके बाद कहने लगे कि हाँ, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, इस पर एक चुड़ैल का साया है। अब फिर वो सब कुछ बताने लगे और वो बताएं कि देखो, अब मैं ये नहीं बता सकता है कि वो लड़की अब इसकी दोस्त है क्या नहीं है, लेकिन यही बता रहा है कि वो लड़की अब ट्यूशन में मिली थी और उसकी दोस्त है। अब मेरी नज़र में शायद वो लड़की अब मर चुकी है और वो मर करके चुड़ैल बन चुकी है और चुड़ैल बन करके अपने एरिया में इधर से उधर घूमती रहती है और शायद आपके गांव को लोगों को नज़र भी आई है और वही चुड़ैल आपको लड़के को अब मिल चुकी है। जब मैंने सब बात सुना ना तो मैं दहल चुका था। ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरी फ्रेंड थी। अचानक उसी दिन के बाद, उसी घटना के बाद वो ट्यूशन छोड़ चुकी थी और उसके गांव के लड़के ने बताया कि वो शहर चली गई थी। माजरा क्या था? लेकिन ये माजरा मुझे जल्दी मालूम नहीं हुआ था। झाड़ फूक करके अब तांत्रिक बाबा तो चले गए थे, लेकिन मैं उस लड़की के बारे में पता करता रहा। आखिरकार
एक लड़के ने बहुत दिनों के बाद वो बात बताई। जब उसने बताया कि मैं तो सहम एक तरह से सहम गया था। वो लड़की शहर में जरूर गई थी अपने परिवार के साथ में, और रोड रोड के एक्सीडेंट में वो लड़की घायल हो गई थी और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो चुकी थी। जब मैंने ये सुना ना तो मैं कांप के रह गया था। क्या वही चुड़ैल बन चुकी थी जो गांव के लोगों को दिखाई देती थी, जिसके डर से लोग भाग खड़ा होते थे? और उसी चुड़ैल लड़की से मैं कई दिनों तक मोहब्बत करता रहा, अपने खेत में, अपनी चारपाई पर। क्या वो मुझे नहीं मार सकती थी? जब इतनी क्रूर थी, लोगों को पीछा करती थी, तो मुझे उसने क्यों छोड़ दिया? शायद वो मुझसे प्रेम करती थी अभी भी। अब वाकई में वो घटना दिल दहलाने वाली थी। आज भी मैं उस घटना को याद करता हूं ना तो दहल जाता हूं। लेकिन अब मैं शहर में आ चुका हूं। गांव में कभी आना जाना होता है, शादीशुदा बाल बच्चे वाला हूं। आज भी वो घटना मेरे आंखों से अब गुजर जाती है। वो पूनम की रात, अब खेत का इलाका, ट्यूबवेल के पास हमारी चारपाई, और उसमें अपनी प्रेमिका के साथ जो एक चुड़ैल थी, और उसके साथ मैं प्रेम करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पुरुषोत्तम जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलेंगे अगले रोज इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।